हेलो एवरीवन। करियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। क्या है वर्ण व्यवस्था, है ना? भारत में वर्ण व्यवस्था को एक सामाजिक और धार्मिक स्वरूप के तहत स्वीकार किया गया है, जबकि सनातन धर्म में या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म में यह व्यवस्था एक सहज सामाजिक व्यवस्था के तहत लाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह जटिल होता चला गया, इसका स्वरूप कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है और यह व्यवस्था हमारे समाज में किस तरह से प्रारंभ हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभप्रद हो सकता है वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। जनरल स्टडीज में खासकर भारतीय संस्कृति के तमाम पक्षों को जानना बहुत ही जरूरी है और एंशिएंट इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए वर्ण व्यवस्था से संदर्भित बातों को हम लोग जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से अभिप्राय आर्य सभ्यता में एक सामाजिक व्यवस्था के तहत किया गया एक व्यवस्था के रूप में हम इसे देख सकते हैं, है ना? इसे सामाजिक और धार्मिक आवरण भी दिया गया है ना। अब हम लोग बात करें, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है आर्य सभ्यता के साथ। आर्य कि अगर हम प्रारंभिक स्वरूप को देखें तो आर्यों का प्रारंभिक स्वरूप बिल्कुल कबीलाई स्वरूप था, जनजातीय स्वरूप। जितने भी आर्य थे ना वो कबीलों में विभक्त थे, हर एक कबीले का अपना एक नाम होता था और जो उसके सदस्य होते थे उनमें कोई भी विभेदीकरण नहीं होता था। वे सभी आर्य थे, वो सभी योद्धा थे। लेकिन जब आर्यों का आगमन भारत की भूमि पर 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ तब वर्ण व्यवस्था भी अस्तित्व में आया। अगर हम प्रारंभिक स्वरूप की बात करें वर्ण व्यवस्था को लेकर, तो वर्ण जो प्रारंभिक स्वरूप है, अगर हम पहले स्टेज में देखें, जब आर्य भारत आए और यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने सामाजिक समीकरण में जब उन्होंने शामिल किया तब वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आया। और प्रारंभ में वर्ण शब्द जो है वो रंग के अर्थ में आया, रंग अर्थात कलर के अर्थ में आया, क्योंकि आर्य लोग जो मूलतः अभी तक जो भी अनुसंधान हुआ है, रिसर्च हुआ है, हम लोग ये जान पाए हैं कि आर्य लोग मूलतः आल्प्स पर्वत क्षेत्र के रहने वाले थे। ओरिजिन हम लोग आल्प्स पर्वत क्षेत्र में ढूंढते हैं और यह मत ब्रेंडनेस्टीन का मत है ये। हालांकि कई इतिहासकार इसका मूल निवास स्थान कोई हंगरी बताता है, कोई यूरोप बताता है, तो कोई मध्य एशिया बताता है, लेकिन जो इतिहासकारों के द्वारा प्रमाणित है वो है कि आर्य लोग मूलतः आल्प्स पर्वत क्षेत्र के से बिलोंग करते थे और भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास बोलन और खैबर दर्रा होते हुए मध्य एशिया से बोलन खैबर दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश किया, सिंधु नदी और उसके साथ सहायक नदियों वाले क्षेत्र में अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश में। और यहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग थे जिनके साथ उनका संघर्ष हुआ, उन लोगों को भी अपने सामाजिक समीकरण में शामिल किया। आर्य
रंग से गोरे थे और यहाँ के स्थानीय लोग रंग से काले थे। इसलिए प्रारंभ में रंग के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो दो भागों में बटा समाज, एक जो गोरे थे, जो आर्य थे, और दूसरा जो काले थे अर्थात अनार्य थे। धीरे धीरे आर्य जो है वो भारतीय क्षेत्र में बसना शुरू किए। सबसे पहले पश्चिमोत्तर हिस्से में, धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते चले गए। धीरे धीरे इनका सामाजिक राजनैतिक विकास भी हुआ और सामाजिक स्वरूप में भी परिवर्तन आया। और जब दूसरे स्टेज में हम देखते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द जो है वो वृत्ति के अर्थ में आया। वृत्ति अर्थात व्यवसाय, अर्थात ऑक्यूपेशन। अर्थात जो जैसा कार्य करता था उसका वैसा ही वर्ण होता था, और इस आधार पर समाज जो था वो अनौपचारिक ढंग से 4 वर्णों में बटा। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी। जो जैसा काम करता था उसका वैसा वर्ण होता था, और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का संतान ब्राह्मण या वैश्य हो सकता था, वैश्य का संतान ब्राह्मण या क्षत्रिय भी हो सकता था। क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ अनाज पीसती है। मतलब एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे। और ये जो 4 वर्ण हैं, यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म धातु से बना है। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान। तो समाज का ऐसा वर्ग जो ज्ञान से जुड़ा हुआ था, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ था, वेद से जुड़ा हुआ था, है ना, वैसे वर्ण को ब्राह्मण कहा गया। जो ब्रह्म शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जो अध्ययन अध्यापन का काम करता है, जो समाज का नियमन करता है, ऐसा वर्ग जो था वो ब्राह्मण कहलाया। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति क्षेत्र से हुई है, क्षेत्र से। तो जिस पर सुरक्षा का भार था, जिस पर शासन का दायित्व था, वो वर्ण जो है क्षत्रिय कहलाया। वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष धातु से हुई है। विष का मतलब होता है लोगों का समूह। तो जो रेस्ट बच गए वो वैश्य कहलाए। मतलब जो अर्थोपार्जन का काम करते थे, जो मेहनत करके धन कमाते थे, उनको कहा गया वैश्य। और चौथा वर्ण जो था वो शूद्र था, जो कि सर्विस से जुड़ा हुआ था, जो सेवा से जुड़ा हुआ था, जो सेवा करता था, उसे कहा गया शूद्र, है ना। ऋग्वैदिक काल में यह है वर्ण व्यवस्था जटिलतम रूप में नहीं आया, बहुत ही सरल और सहज रूप में। जैसा कि मैंने कहा कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे, जटिलता नहीं आई थी। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का बेटा भी किसी वर्ण का हो सकता था, तो अभी जटिलता नहीं आई। और ये चारों वर्ण की जो चर्चा है, यह सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार
चारों वर्णों का उल्लेख है, जहां चारों वर्णों की तुलना विराट पुरुष के शरीर से की गई है। मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। ये कोई सोपान क्रम नहीं है कि ये ऊंचा है इसलिए मुख से इसकी तुलना, उसके नीचे क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। ये चूंकि व्यक्ति के आधार पर वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण का काम मुख से बोलना, मुख से अध्ययन करना, अध्यापन करना था, इसलिए उसकी तुलना मुख से की गई है। क्षत्रिय का काम युद्ध करना था, इसलिए उसकी तुलना भुजा से की गई है। वैसे मेहनत कश आदमी है, जो अर्थोपार्जन का काम करता है, इसलिए उसकी तुलना जंघा से की गई है। और जो शूद्र है वो सेवक वर्ग है। जो भी अनार्य तत्वों को शामिल किया गया सामाजिक समीकरण में, उसको सेवक के रूप में स्वीकार किया गया और उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, कोई जटिलता नहीं आई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो जो आधार वर्ण व्यवस्था में वृत्ति था ऋग्वैदिक काल में, वही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द जो है उसका आधार रक्त हो गया। 1000 ईस्वी के आसपास जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जटिलता आनी प्रारंभ हो गई थी। और अब इसका आधार चूंकि रक्त हो गया, इसलिए हम ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र होने लगा। और जटिलता इस सामाजिक व्यवस्था में वर्ग विभेदीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली गई। इस तरह हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभिक स्वरूप में बहुत ही सरल है, सहज है, एक सामाजिक व्यवस्था के तहत यह उपाय किया गया। व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर, वही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आया जब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार रक्त हो गया, है ना। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों की तुलना जहां ऋग्वेद में विराट पुरुष के शरीर से की गई है, वहीं उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में चारों वर्णों की तुलना ब्रह्मा के शरीर से की गई। तो ये कॉम्प्लिकेशन चूंकि उस समय बहुत ही सरल जीवन था, पहली बार उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्य का जन्म हुआ था, एक ग्रामीण सिविलाइजेशन था, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये विकास का एक क्रम चला उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज से क्रांति आनी प्रारंभ हुई, धीरे धीरे जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी बृहद होता चला गया, राजनीतिक स्वरूप भी बृहद होता चला गया, अर्थव्यवस्था भी बृहद होता चला गया। तो धीरे धीरे कई जातियों और उपजातियों का विकास भी हुआ भारतीय समाज में, जटिलता बढ़ती चली गई, है ना। तो इस तरह से हम अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था जो था, यह जो व्यवस्था लाई गई थी वो एक सामाजिक समरसता के लिए लाई गई थी। कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, जो आगे चलकर जटिलतम रूप लेता चला गया। इस तरह आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना और ये जाना कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पर, कैसे समाज जटिल होता चला गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जाते जाते आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।